देखिए दोस्तों, अगर आपने किसी को चेक दिया है या आपको किसी ने चेक दिया है तो चेक बाउंस होने के बाद में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, चेक कब बैंक में लगता है, कब बैंक से रिटर्न मिलता है, किस प्रकार से चेक बाउंस होता है और उसके बाद में क्या क्या कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर फेसबुक पर है तो पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, चेक का मामला जो रहता है यह अत्यंत ही एक संवेदनशील मामला रहता है। अर्थात अगर किसी भी व्यक्ति ने आपको चेक दिया है तो उससे आप पेमेंट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आपने किसी को चेक दिया है तो वह व्यक्ति उस चेक से कैसे पेमेंट प्राप्त कर सकता है, यह जानकारी आगे हम समझने वाले हैं। तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया है, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने आपको चेक दिया है, जैसे आपने किसी को पैसे उधार दिए थे, ठीक है, उस व्यक्ति ने बोला कि इतनी इतनी तारीख को मैं आपको पेमेंट वापस कर दूंगा, लेकिन उस दिन उसके पास में कैश पेमेंट नहीं है। उसने क्या किया कि आपको एक चेक दे दिया। क्या किया उसने एक चेक आपको दे दिया, उसके हाथ से लिखा हुआ, उसने साइन कर उसके खाते का आपको एक चेक दे दिया और कहा कि यह चेक जो है आप बैंक खाते में लगा दीजिए और वहां से आप राशि जो है, आपने जो राशि मुझे दी थी वह राशि आप वहां से आहरित कर लीजिए, अर्थात उसको प्राप्त कर लीजिए। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, उस चेक को बैंक में लगाएंगे, ठीक है। अब चेक बाउंस कब होता है, जैसे आपने अगर चेक बैंक में लगाया और आपको वहां से राशि जो चेक में राशि लिखी थी वह सब राशि आपको वहां से, पूरी की पूरी राशि आपको वहां से प्राप्त हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन जैसे आपने बैंक में उस चेक को लगाया और उस चेक पर जो है क्या लिखा हुआ आया, देखिए दो तीन चीजें रहती है वहां पर। एक चीज रहती है अपर्याप्त फंड, ठीक है, क्या अपर्याप्त फंड, अर्थात उस व्यक्ति के खाते में पर्याप्त राशि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या मिलेगा, वहां से बैंक रिटर्न मेमो, वहां से बैंक क्या करेगी, आपको एक रिटर्न मेमो लिख कर दे देगी और उसमें लिख देगी कि आपके उस व्यक्ति के खाते में, जिसने चेक दिया उसके खाते में अपर्याप्त राशि है। क्या है, अपर्याप्त राशि है, अर्थात पर्याप्त फंड नहीं है, इसलिए आपको उसका भुगतान नहीं किया जा सकता। दूसरा उसमें आता है पर्याप्त राशि तो है, लेकिन अगर हस्ताक्षर जो है वह क्या है, अलग है, हस्ताक्षर भिन्न है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको पेमेंट नहीं हो पाएगा, अर्थात उसको भी चेक बाउंस कहा जाएगा। पहला जो है अपर्याप्त फंड है, पर्याप्त राशि नहीं है तो भी चेक बाउंस हो जाएगा। दूसरा है हस्ताक्षर अलग है, अर्थात उस व्यक्ति ने जो चेक पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है, वे हस्ताक्षर और उसने बैंक में जो हस्ताक्षर किए थे जब उसने खाता खुलवाया था तब जो हस्ताक्षर किए थे वे दोनों जो है वे भिन्न है, तो ऐसी स्थिति में भी आपका चेक जो है वह बाउंस माना जाएगा, अर्थात आपको वहां से भुगतान नहीं होगा। तीसरा जो है वह है खाता बंद, ठीक है, क्या है, अगला जो है वह खाता बंद। अगर व्यक्ति ने आपको चेक दिया है, उससे पहले ही खाता बंद कर दिया है या आपको चेक देने के बाद में उसने खाता बंद कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में भी वहां से रिटर्न मेमो ये लिखा हुआ आएगा कि उस व्यक्ति ने क्या किया है, खाता उसका बंद कर दिया है, इसलिए आपको उस चेक का भुगतान जो है वह किया जाना संभव नहीं है। तो इन तीन स्थिति में जो है वह चेक बाउंस माना जाता है। अब चेक बाउंस हो जाता है तो उसके बाद में आपको क्या करना चाहिए कि आपका पैसा आप प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इसके लिए अगली स्लाइड से हम समझेंगे, इससे हम समझेंगे कि इसके लिए आपको क्या करना है, चेक बाउंस, ठीक है, यहां आप देखते होंगे चेक बाउंस से 30 दिन में कानूनी नोटिस कैसे भेजें। क्या करना है आपको, जैसे आपका चेक बाउंस हुआ, तीन आधार पर, जैसा मैंने तीन आधार बताया, उन तीन आधार पर अगर आपका चेक बाउंस हुआ तो आपको क्या करना है, चेक बाउंस का रिटर्न मेमो जैसे आपको मिलता है, जैसे मान लेते हैं कि आज तारीख है 20 तारीख है, कितनी है, 20/6/2026 है, ठीक है। तो इस 20/6/2026 को आपका चेक बाउंस हुआ है, ठीक है, और उस बाउंस की सूचना आपको रिटर्न मेमो के माध्यम से मिल चुकी है। तो उस चेक बाउंस से 30 दिन के अंदर, कितने, एक महीना हम यहां पर काउंट नहीं कर रहे हैं बल्कि क्या कर रहे हैं, 30 दिन कर रहे हैं, क्योंकि एक महीना क्या रहता है, जनवरी 31 का रहता है, फरवरी 29 का भी रहता है, 28 का भी रहता है, फिर उसके बाद मार्च अप्रैल मई जो भी रहते हैं महीने वे कम ज्यादा दिन के रहते हैं, इसलिए माह हम काउंट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, दिन काउंट करेंगे, दिन गिनेंगे। 30 दिन के अंदर जो चेक बाउंस हुआ है उससे 30 दिन के अंदर आपको क्या करना है, एक लीगल नोटिस देना है। किसको देना है, जिस व्यक्ति का चेक जो है आपको दिया गया था उस व्यक्ति को आप लीगल नोटिस देंगे। तो लीगल नोटिस किसके माध्यम से दे सकते हैं आप लीगल नोटिस जो है वह सबसे अच्छा तरीका है वकील के माध्यम से दे सकते हैं। आपको अगर कानून की जानकारी तो आप भी दे सकते हैं, लेकिन आप अगर वकील के माध्यम से देंगे जो
इस फील्ड का जानकार व्यक्ति है, 138 का, अर्थात जो चेक बाउंस के मामले जो रहते हैं उसका अगर जानकार व्यक्ति है उसके मामले माध्यम से अगर देंगे आप तो आपको के लिए केस में अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कानूनी नोटिस जो देना है वह किसको देना है, जिसका चेक था, जिसका चेक बाउंस हुआ है उस व्यक्ति को आपको लीगल नोटिस देना है। कब से चेक बाउंस हुआ है उससे 30 दिन के अंदर आपको उसको लीगल नोटिस देना है। ठीक है, अब कैसे भेजेगा आप, लीगल नोटिस बनाएगा कौन, तो जैसे वकील बनाएगा। ठीक है, या आपको कानून की जानकारी तो आप बना सकते हैं। उसके बाद में उसको कैसे भेजना, आपको डाक के द्वारा भेजना है, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजना है। कौन सी, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेजना है। और उसमें लिखना है आपको कि आप 15 दिन में भुगतान करें। क्या करना है आपको, उसमें लिखना है कि 15 दिन के अंदर आप मुझे इस चेक का भुगतान करें। उसमें सारी डिटेल लिखी जाएगी कि आपने जो है मुझसे ये राशि प्राप्त की थी, उधार प्राप्त की थी, इसके बदले आपने मुझे बाद में चेक दिया था कि मैं इस चेक को मेरे खाते में लगाकर इस राशि को आहरित कर लूं, प्राप्त कर लूं, लेकिन आपका चेक जो है वह इस नंबर का था, इस खाते का था, इस बैंक का था, जो कि इतनी तारीख को जो है मैंने बैंक में प्रस्तुत किया था, इतनी तारीख को बाउंस हुआ है। ठीक है, उसमें यह लिखा हुआ है कि आपके जो है खाते में पर्याप्त राशि नहीं है, यह कारण भी हो सकता है, या दूसरा कारण कि आपके हस्ताक्षर उसमें मैच नहीं हो रहे हैं, या तीसरा कारण जो है कि आपने खाता बंद कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में आपका चेक बाउंस हुआ है, इसलिए आप जो है मुझे यह इसकी राशि जो है 15 दिन में इसका भुगतान करें। क्या करें आप कि 15 दिन में आप भुगतान करें। अब आपको क्या करना है कि जैसे उस व्यक्ति को नोटिस मिला, क्या करना है आपको, 15 दिन का आपको उसमें भुगतान का लिखना है। ठीक है, उसके बाद में आगे समझेंगे कि उसके बाद में आपको क्या करना है। दूसरी चीज कि इसकी जो रसीद आती है, किसकी, जो आपने डाक से भेजा है उसकी रसीद भी आपको संभाल कर रखना है। लीगल नोटिस जो है यह भी आपको संभाल कर रखना है। ठीक है, इसके बाद में जब उसको नोटिस मिल जाएगा तो उसकी प्राप्ति आपके पास में आएगी, तो उसको भी आपको संभाल कर रखना है। अब आपको आगे क्या करना है, तो देखिए अब आगे जो है आपको क्या करना है, भुगतान का इंतजार करें। कितने दिन के लिए इंतजार करना है आपको, जैसे आपने लीगल नोटिस दिया, किसको, जिस व्यक्ति का चेक था उसको लीगल नोटिस दिया, उसके बाद में आपको 15 दिन तक, कितने दिन तक, आपको 15 दिन तक जो है भुगतान का इंतजार करना है। कौन सी तारीख से, जैसे आपने उसको नोटिस दिया, उसको नोटिस प्राप्त हो चुका। ठीक है, कैसे कि जैसे आपने नोटिस दिया उसको 25/6/2026 को आपने उसको नोटिस दिया, यह नोटिस उसको मिला कब, 30/6/26 को उसको मिला है ना। तो आपको कैसे जानकारी होगी, तो आपके पास में जो आपने नोटिस भेजा है उसकी प्राप्ति वापस से आपके पास में आएगी, तो उस प्राप्ति पर लिखा रहता है कि इतनी तारीख को उसको प्राप्त हुआ है। या फिर आप जो नोटिस भेजेंगे तो उसकी एक रसीद रहती है नोटिस भेजने की, तो उस रसीद के माध्यम से आप ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं कि यह नोटिस जो है उस व्यक्ति को कब मिला। तो जब उस व्यक्ति को नोटिस मिला है 30/6/2026 को नोटिस मिला है, तो इस 30/6/2026 से आपको 15 दिन तक और वेट करना पड़ेगा। 15 दिन तक वेट कैसे करना पड़ेगा, यदि उस व्यक्ति ने 30/6/2026 के बाद में उसका कोई जवाब दे दिया, ठीक है, क्या किया, यदि उसने कोई जवाब दिया और जवाब जो है उससे आप संतुष्ट नहीं है, तो उस जवाब को आपको प्राप्त होते ही आप उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने 30/6/2026 को नोटिस प्राप्त होने के बाद में आपको कोई जवाब नहीं दिया और उसने सीधे आपको राशि प्रदान कर दी, तो ऐसे में भी मामला वहीं से खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आप कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यदि वह राशि आपको प्राप्त करवाई जाती है, आपको प्रदान की जाती है, तो ऐसी स्थिति में सामने वाले पक्ष के लिए यह जरूरी है कि उसको भी लिखित में लेना चाहिए, किसी भी स्टाम्प पर लिखवा कर ले ले कि हाँ मैंने जो है इस चेक के बदले ये राशि इनको प्रदान कर दी है। यह सबसे अच्छा तरीका रहता है, वो खाते में ट्रांसफर कर दे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में मामला वहीं से समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर 15 दिन के अंदर भी, 15 दिन के भीतर भी कोई व्यक्ति जो है वह राशि वापस नहीं करता है, ठीक है, यहां पर आया है नोटिस मिलने के बाद चेक जारी करने वाले व्यक्ति को भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय मिलता है। क्या मिलता है, 15 दिन का उसको समय दिया जाता है। यदि वह इन 15 दिनों में के भीतर भुगतान कर देता है तो मामला खत्म हो जाता है, अर्थात वह मामला समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, 15 दिन के अंदर अगर भुगतान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं। तो 15 दिन में अगर आपको वह भुगतान नहीं करता है तो कोर्ट में आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट में आप वहां पर याचिका दर्ज करवा सकते हैं। शिकायत यहां पर हमने लिखा है, लेकिन वहां पर आप क्या कर सकते हैं, धारा 138, ठीक है, धारा 138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत आप वहां पर जो है परिवाद पेश कर सकते हैं। कहां पर, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आप वहां पर परिवाद पेश कर सकते हैं। अब यह कितना समय आपको मिलता है, तो 15 दिन आपने उसके लिए छोड़ दिए कि ये भुगतान मुझे करेगा, ठीक है। तो उसके बाद में आपके पास में जो समय बचता है
वह रहता है अगले 30 दिनों के भीतर। ठीक है, कितने दिनों के भीतर? अगले 30 दिनों के भीतर आपको परिवाद पेश करना जरूरी है। कहां पर? न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको अगले 30 दिन के भीतर वहां पर परिवाद पेश करनी होगी। ठीक है, यदि भुगतान नहीं होता है तो, अगर भुगतान नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है? यदि 15 दिन के बीत जाने के बाद भी आपको भुगतान नहीं मिलता है तो आप अगले 30 दिनों के भीतर, कब 30 दिनों के भीतर? जैसे उस व्यक्ति को नोटिस मिला, नोटिस से आपने 15 दिन छोड़ दिए, तो उस 15 दिन छोड़ने के बाद में अगले 30 दिन के भीतर आपको जो है न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है परिवाद पेश करना है। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको अपने वकील के साथ मिलकर संबंधित अदालत में याचिका दायर करनी होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया 138 के तहत आपको वहां पर परिवाद पेश करनी होगी। अब परिवाद के साथ में आपको क्या क्या लगाना है, ठीक है, वह भी आगे अगले स्लाइड में मैं आपको बता रहा हूं। जो आप परिवाद पेश करेंगे उसमें जो चेक, जिस चेक के संबंध में आप परिवाद पेश कर रहे हैं, ठीक है, तो उस चेक के अनुसार जो है आपको स्टाम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको परिवाद टाइप करवानी पड़ेगी, उसके साथ में शपथ पत्र पेश करना पड़ेगा। इसके अलावा अन्य डॉक्यूमेंट जो है, अन्य दस्तावेज जो है वे क्या क्या है उसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसमें जो जरूरी दस्तावेज है वह है, सबसे महत्वपूर्ण है वह ओरिजिनल चेक। ठीक है, ओरिजिनल चेक आपके पास में होना चाहिए। जो आपने बैंक में लगाया था वो बैंक वहां से रिटर्न मेमो के साथ में आपको देती है, तो ओरिजिनल चेक भी आपको वहां पर लगाना पड़ेगा। इसके बाद में जो चेक बाउंस हुआ है, ठीक है, जो चेक बाउंस हुआ है उसकी जो रिटर्न मेमो है, ठीक है, उस रिटर्न मेमो को भी आपको उस परिवाद के साथ में लगाना पड़ेगा। जैसे यहां पर लिखा हमने मूल चेक, उसके बाद में बैंक से मिला रिटर्न मेमो, ठीक है, तो रिटर्न मेमो भी आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद में रिटर्न मेमो के बाद में जैसे आपने लीगल नोटिस दिया था, ठीक है, वकील के माध्यम से, एडवोकेट के माध्यम से कानूनी नोटिस की कॉपी भी आपको उसके साथ में लगानी पड़ेगी। अब देखिए यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जैसे आपने उनको नोटिस दे दिया तो अब आपके पास में नोटिस कौन सा बचेगा? ठीक है, आपने एक नोटिस तो उस व्यक्ति को दे दिया, अब उसको प्राप्त भी हो चुका, अब आपके पास में कौन सा नोटिस बचा है? तो जो आप नोटिस भेजेंगे, जब ये बात आपको पहले ध्यान रखना है कि जब आप नोटिस भेजेंगे तो उस नोटिस की 2 कॉपी रखनी है। क्या करना है? एक कॉपी तो संबंधित व्यक्ति को जिसका चेक था, जिसका चेक बाउंस हुआ है, उस व्यक्ति को आप भेजेंगे, और एक कॉपी अपने पास में आपको रखना है, अपने वकील साहब को अपने पास में रखना है, या आप अगर भेज रहे हैं तो आपके पास में एक कॉपी उसकी होनी चाहिए। दोनों कॉपी एक जैसी होनी चाहिए, दोनों पर समान हस्ताक्षर, दोनों पर समान पद मुद्रा होनी चाहिए। ठीक है, उसके ऊपर यह लिखना चाहिए जो आपने नोटिस भेजा है उस पर भी, और आपके पास में नोटिस उसके ऊपर भी, कि इस नोटिस की एक कॉपी मैंने अपने कार्यालयीन उपयोग के लिए अर्थात विधिक उपयोग के लिए अपने पास में सुरक्षित रखी है। ठीक है, तो उस नोटिस की कॉपी आपको क्या करना है? उस परिवाद के साथ में आपको उस नोटिस की कॉपी लगानी है। ठीक है, इसके बाद में चेक जारी करने वाले को नोटिस प्राप्त होने का सबूत, ठीक है, क्या करना है? एक तो नोटिस आपने भेजा, लीगल नोटिस आपने जो भेजा है उसकी कॉपी, नोटिस भेजा उसकी आपको रसीद मिलेगी पोस्ट ऑफिस से, उसकी रसीद भी आपको संभाल कर रखना है। ठीक है, यहाँ पर 2 चीज आई है, एक तो आया है कानूनी नोटिस, ठीक है, क्या आया है? कानूनी नोटिस, और नोटिस की कॉपी और उसकी रसीद। रसीद मतलब जो भेजा आपने नोटिस उसकी कॉपी आपको अपने पास में रखनी चाहिए। उसके बाद में चेक जारी करने वाले को नोटिस प्राप्त होने का सबूत, एक्नॉलेजमेंट रसीद, ठीक है, प्राप्ति रसीद। यहाँ आपने नोटिस भेजा तो उसको प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, तो वहां पर जैसे पोस्ट ऑफिस से कोई भी डाक जाती है तो उस पर डाक देने के बाद में पोस्ट मास्टर जो रहते हैं, पोस्टमैन जो रहते हैं, वे क्या करते हैं कि उस पर सिग्नेचर लेते हैं कि आपको ये प्राप्त हो गया है, तो उसको बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट रसीद, अभिस्वीकृति रसीद कि हाँ इस व्यक्ति को जो है नोटिस प्राप्त हो चुका है, ऐसा जो है उस व्यक्ति को उसमें वह रसीद भी पेश करना जरूरी है। अगला जो है लेन देन से संबंधित अन्य दस्तावेज। यदि आपके बीच में किसी प्रकार का कोई लेन देन हुआ है, ठीक है, या आपने जैसे मान लिया जाए कि खाते से पैसे उसको ट्रांसफर किए थे, ठीक है, तो उस खाते का स्टेटमेंट आप पेश कर सकते हैं, या फिर आप दोनों के बीच में कोई लिखा पड़ी हुई थी कि मैं इस व्यक्ति को इतने रुपए उधार दे रहा हूं, ठीक है, तो वह लिखा पड़ी भी आप उस केस में पेश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको केस जो है पेश करना चाहिए। आज की जानकारी आपको कैसी लगी? कहां पर आपको डाउट है कि आपको समझ में नहीं आया, आप कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।